सॉरी, अच्छा ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसे मैंने यहाँ देखा लाइट जल रही है, मुझे लगा ऑन है, सॉरी। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जो कहा वो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ये आज हमारा 15वां लेक्चर है, इस हिसाब से तो हमारी अब लास्ट क्लास चल रही है। लेकिन कल फ्राइडे है, तो कल भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पूरा जो आपको जितनी बातें आपको मैंने पढ़ाई हैं वो पूरी बात आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। तो पूरा कल रिवीजन हो जाएगा। कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। रिवीजन साथ साथ करेंगे, क्वेश्चन भी हम साथ साथ इसके करेंगे। तो कल रिवीजन और क्वेश्चन कर लेंगे ये वाला, ठीक है। तो कल का लेक्चर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए होगा कि मान लेते हैं कुछ लोग, हाँ पूरा रिवीजन। लेकिन अब आपको ये भी ध्यान देना है, पूरा रिवीजन में एक बात है कि हम एक लेक्चर में हम पूरा रिवीजन करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि बहुत फास्ट रहेगा। इसका मतलब आप बस अपनी कॉपी पे, अगर जो पूरी कॉपी आपने बनाई है, तो अगर जो पूरी कॉपी आपने बनाई है तो उस कॉपी पर बस ऐसे टिक करते हुए जाना है। जो मैं बताते जाऊं, जल्दी जल्दी बोलता जाऊं, आप टिक करते हुए चले जाएं और पूरा आप टॉपिक पूरा कर लें। समझ में आ रही बात? इसी तरीके से तब हम लास्ट करेंगे, ठीक है ना। आज हम कुछ टॉपिक पढ़ लें, जैसे यूनिवर्स वगैरह के बारे में पढ़ लें, जैसे लैटिट्यूड पढ़ लें, लॉन्गिट्यूड पढ़ लें, उससे टाइम लाइन वगैरह जान लें, इंडिया का क्या रिलेशन है उसे जान लें। समझे? चलो शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ हद तक हम पीडीएफ भी यूज करेंगे। सोलर सिस्टम हम पढ़ेंगे। इसमें जो आता है सोलर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट सन, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सन। तो सन का जो फॉर्मेशन हुआ इतना बिलियन ईयर पहले, ये सारी बातें यहाँ जानकारी दी गई है, ठीक है। इतना बिलियन ईयर, कांट का लाप्लास थ्योरी, इसे नेबुला हाइपोथेसिस में बताया गया है। स्ट्रक्चर सोलर सिस्टम का कैसे कैसे है, सन के बारे में यहाँ बताया गया, और 8 प्लैनेट बताए गए। हालांकि पहले 9 प्लैनेट थे, बाद में हेग में कन्वेंशन हुआ तो फिर 8 प्लैनेट बताए गए। शेरलॉक, नमस्कार सर, एक्चुअली मैं लाइव क्लास नहीं ज्वाइन, सिर्फ रिकॉर्डिंग देखता हूँ। आई जस्ट ज्वाइन द, थैंक यू सो मच। इन जस्ट फ्यू क्लास आपने इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट इन्फॉर्मेशन इतना अच्छे से किया है, बहुत अच्छा, थैंक यू आपको कि आपने इतने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो मैं जो भी काम आ पाया बढ़िया है। 10-15 क्लास में कितना काम आ पाऊँगा, लेकिन 10-15 क्लास में जो भी मैं आपके काम आ पाया, शेरलॉक, वो मैं काम आया। मैं बढ़िया हूँ सदाम, मैं एकदम ठीक हूँ बाबू, है ना, मैं एकदम ठीक हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहले 9 प्लैनेट माने जाते थे, हिंदू मैथोलॉजी में भी 9 प्लैनेट। आशीर्वाद दीजिएगा एकदम यार, मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ। एक बात बताओ, आप अगर जो सेलेक्ट हुए, पहले उल्टा सोचते हैं, आप ना सेलेक्ट हुए तो मेरा कोनो नुकसान है, लेकिन आप सेलेक्ट हो तो मेरा फायदा है। पहला फायदा यार, कभी देखोगे तो पहचान जाओगे। दूसरा फायदा ये याद रखोगे कि यार एक आदमी ज्योग्राफी पढ़ाया था, 15 दिन में लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर किया। इसका मतलब जब वो 15 के अलावा 30 दिन में पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक को कुछ और अलग ढंग से पढ़ाएगा, कुछ और अलग तरीके से पढ़ाएगा। वही तो बीपीएससी फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। तो आप तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदा की ही बात है ना, तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फायदे की ही बात है। तो हम तो ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं, भगवान करे जल्दी से सिलेक्ट होइए। बस याद रखिएगा, कभी मिलने पर पहचान लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, तो पहले 9 प्लैनेट थे, हेग में कन्वेंशन हुआ, 8 कर दिया गया। अब 8 क्यों कर दिया गया, 9 से 8 क्यों कर दिया गया, ध्यान से तो समझो। जैसे हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ते थे तो 9 से 8 किया गया। तो हम लोग ग्रेजुएशन जब करते थे तो हमारा एक दोस्त कहता था, पृथ्वी पर बैठे बैठे 100-200 चंपू लोग मीटिंग किए और बोले कि लास्ट में एक प्लेनेट है,
अच्छा देखो वो क्या बोला, कह रहा है लास्ट में एक प्लेनेट है जिसे प्लूटो कहते हैं, प्लूटो कहते हैं। ये प्लूटो आज से प्लेनेट नहीं है। तो फिर दूसरा दोस्त कहता था प्लूटो को घंटा फर्क नहीं पड़ा, वो प्लेनेट रहे या ना रहे, पृथ्वी पे बैसे बैठे आप लोग कुछ भी करो, प्लूटो को कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फर्क पड़ेगा, ये लोग अपना करते रहे, यहाँ 8 प्लेनेट हैं, आज से 9 प्लेनेट हैं, क्या फर्क पड़ा, प्लूटो है आज भी। सिंपल सी बात। कुल मिला जुला के इन वैज्ञानिकों ने कहा क्या कि प्लूटो को हम प्लेनेट की श्रेणी में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, 2 कारण उसका बताया। हाँ कल कल देखेंगे। ठीक है, तो 2 कारण बताया। पहला सबसे बड़ा जो कारण है, पहला जो सबसे बड़ा कारण है प्लूटो का प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर होने का, पहला कह रहा गया कि भाई वो नंगी आंखों से आप नहीं देख पाएंगे, कितना भी दूरबीन टेलीस्कोप लगाएंगे उसे नहीं देख सकते। दूसरा, प्लेनेट की थ्योरी में वैज्ञानिक कहते हैं कि वो दूसरे किसी और प्लेनेट का पाथ ओवरलैप ना कर रहा हो, काट ना रहा हो। तो प्लूटो, जिसे प्लेनेट एक्स भी कहा जाने लगा बाद में, प्लूटो इस नेपच्यून का पाथ काटता था, इसलिए कहा गया कि भाई इसे प्लेनेट की श्रेणी से बाहर रख दो। अब बाहर रहे या अंदर रहे इसको फर्क नहीं पड़ता। फिर से कुछ लोग कह रहे हैं नहीं यार प्लूटो को फिर प्लेनेट ही माना जाएगा, तो माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो आपके न्यूज़ की बात हो जाएगी, लेकिन अलग बात है। आज के सिचुएशन में इस समय जब हम पढ़ाई कर रहे हैं 8 प्लेनेट माने गए हैं सोलर सिस्टम के। 8 प्लेनेट कैसे, इन 8 प्लेनेट में ध्यान देना, इन 8 प्लेनेट में अगर ये सन है, अगर ये सन है तो इन 8 प्लेनेट में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, वहां लिखा है मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं, मार्स। इसके बाद ऐसे एस्टेरॉइड बेल्ट है, मतलब छोटे 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 ग्रह, उल्का पिंड, ऐसे उसकी पट्टी है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, फिर छल्ले वाला प्लेनेट जिसे कह रहे हैं सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। यूरेनस और नेपच्यून है, ये प्लेनेट है। इस एस्टेरॉइड बेल्ट, इस एस्टेरॉइड बेल्ट के अंदर जो भी प्लेनेट हैं इन्हें ही बोल दिया जाता है बेटा इनर प्लेनेट। इसके बाहर जो प्लेनेट है इसे टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या आउटर प्लेनेट बोल दिया गया, आउटर प्लेनेट बोल दिया गया। ध्यान देना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इसे हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। ध्यान देना, मर्क्यूरी इसे हिंदी में बुध ग्रह कहते हैं। तो मर्क्यूरी सूर्य से सबसे नजदीक है, इसका मतलब सूर्य का सबसे जल्दी ये रोटेशन कर ले रहा होगा। दूसरा वीनस, वीनस जितने भी आपको प्लेनेट मिलेंगे, जितने भी प्लेनेट मिलेंगे सब रोटेट करते हैं वेस्ट से ईस्ट, इधर से इधर सब रोटेट करते हैं। ये वीनस ये उल्टा करता है, ये ईस्ट से वेस्ट करता है रोटेशन। सन को ये रिवॉल्व करेगा उल्टा, सन को रिवॉल्व करेगा। दूसरा, ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म है। मैं वो क्वेश्चन यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वो क्वेश्चन यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में आता है। फालतू चीजें मैं यहां डिस्कस भी नहीं करूंगा। अब ये वीनस जो प्लेनेट है ये उल्टा रोटेट कर रहा है, इसका मतलब ये सारे वेस्ट ईस्ट रोटेट कर रहे हैं, ये उल्टा रोटेट कर रहा है, इससे वेस्ट रोटेट कर रहा है। सबसे गर्म प्लेनेट है। तीसरी बात ध्यान देना, इसे कहा जाता है ट्विन सिस्टर है, ये पृथ्वी की जुड़वा बहन है। चौथी बात वीनस के बारे में, चौथी बात, ये आसमान में मून के बाद सबसे ज्यादा चमकीला ऑब्जेक्ट है। मतलब या तो चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकता है और या तो वीनस सबसे ज्यादा चमकता है आसमान में, रात में देखोगे। अगली बात, ये
शाम को पश्चिम में, सुबह तक पूरब में हो जाता है। इसका मतलब आपसे ऐसे भी पूछा जाता है, पुराने समय में लोग आसमान देखकर कैसे दिशा का अंदाजा लगाते थे, रात का अंदाजा लगाते थे। अगर जो वीनस आपके एकदम सर पे है मतलब आधी रात है, अगर जो वीनस पूरब की तरफ झुक मतलब ज्यादा चला गया है, इसका मतलब आधी रात बीत चुकी है। अगर जो वीनस पश्चिम की तरफ ज्यादा है, इसका मतलब आधी रात अभी नहीं हुई है, अभी शाम के बाद वाली रात है। तो इसी को देखकर अपना अंदाजा लगाते थे रात का, रात के समय का, दिशा का, क्योंकि ये उल्टा करता है। और सारे प्लेनेट वेस्ट से ईस्ट। अच्छा, इसके बाद अर्थ है। अर्थ के बारे में आप जानते हो। मून, अर्थ की एक सैटेलाइट, मून की 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस मार्स। मार्स पर सबसे बड़ा जो हाइट वाली जगह है ओलंपिया, माउंट ओलंपिया। ये आपको पता होगा। प्रिंटेड नोट्स कब तक मिल जाएगा? ए भाई, प्रिंटेड नोट्स, हर क्लास का नोट्स तो मैं आपको देता ही हूं। अब कौन सा प्रिंटेड नोट चाहिए? हर क्लास का प्रिंटेड नोट्स उसी क्लास में लगा रहता है, उसी क्लास के पीडीएफ में। इसका भी प्रिंटेड नोट्स लगा है। ये कौन सा सवाल है? देखो, इसका भी प्रिंटेड नोट्स लगा है भाई। है ना। इसके बाद ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट के बाद ये जुपिटर, सैटर्न, वीनस। वीनस भी उल्टा रोटेट करता है सन को। उल्टा मतलब ये यूरेनस, यूरेनस भी उल्टा रोटेट कर रहा है वीनस की तरह। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। अब इसमें देखो, इंडिविजुअल प्लैनेट के बारे में दिया गया है। मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, टेम्परेचर वेरी करता है। वीनस अर्थ का ट्विंस है ना। हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों हॉटेस्ट है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर में, इस प्लैनेट के ऊपर में तमाम सारी गैसेज हैं और ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। अर्थ, लाइफ यहीं सिर्फ है। मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। क्यों? इसका एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। वाटर के एविडेंस मिले हैं, दुनिया भर की बातें। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है, ग्रेट रेड स्पॉट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है। सैटर्न रिंग इसमें है, लो डेंसिटी है क्लाउड वगैरह की। यूरेनस रोटेशन करता है, इतना टिल्ट है, कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर यहाँ है। नेपच्यून के बारे में विंड, दुनिया भर की बातें यहाँ आपको बता दिया गया। ठीक है, इसमें नहीं। अब इसमें देखो आएगा क्या यार, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा सन से दूर जाते समय कौन कौन से प्लेनेट हैं ये पूछा जा सकता है। इनर प्लेनेट कौन से हैं? 1 2 3 4। आउटर प्लेनेट कौन से हैं? 1 2 3 4, ये पूछा जा सकता है। ड्वार्फ प्लेनेट के बारे में बता दिया गया कि प्लूटो, एरिस, ये सब ड्वार्फ प्लेनेट हैं, है ना। ड्वार्फ प्लेनेट है। सोलर सिस्टम में और कौन कौन से प्लेनेट होते हैं? एस्टेरॉइड होते हैं, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट आपको भी बताया गया। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। कॉमेट, है ना, कॉमेट या कूपर बेल्ट। जब कोई सोलर सिस्टम को पार कर जाए, जैसे देखो कोई सोलर सिस्टम को पार कर जाए एकदम, नेपच्यून के बाद यहाँ ऐसे कूपर बेल्ट होता है, इसी को कूपर बेल्ट कहते हैं। तो यहाँ आपको इसके बारे में भी बता दिया गया, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये मेटेरॉइड्स, टूटता हुआ तारा, ये मेसोस्फीयर में आके जलने लगता है। ठीक है। यहाँ देखो कूपर बेल्ट के बारे में बता दिया गया, ये जो मैं आपको बता रहा था। तो ये कूपर बेल्ट, देखो कूपर बेल्ट, और ये एस्टेरॉइड बेल्ट। कूपर बेल्ट एस्टेरॉइड बेल्ट के बीच में ये कौन से प्लेनेट हैं? ये टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है। आउटर प्लेनेट, सर वो जो रिवीजन नोट्स मिलने वाला है हर सब्जेक्ट के लिए, बाबू अंकु, वो तो मैं नहीं जानता कि वो रिवीजन नोट्स ऐसा कुछ मिलने वाला है।
है ना। अब वो अगर जो आपसे कहा गया होगा तो वो दिया जाएगा। मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ नोट्स मिलने वाला है ना। ऐसा कुछ अगर जो आपको नोट्स मिलने वाला होगा तो दिया जाएगा। मान लेते हैं कहीं से आपने सुना होगा कि ऐसा नोट्स मिलेगा तो दिया जाएगा आपको, क्या दिक्कत है ना। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेना। मुश्किल है, यहां से सवाल आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो होता क्या है, 2008 के बाद 2008 के बाद हुआ क्या, 2008 के बाद सारे आयोग बड़े हो गए सतर्क। वो स्टैटिक क्वेश्चन बड़े कम देते हैं। इसलिए आप देखे होंगे स्टैटिक क्वेश्चन होते बड़े कम देते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि ये सारे जो क्वेश्चन है एकदम प्योर स्टैटिक हैं। आज नहीं, आज के लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे ही था। तो सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बच्चे का तैयार होगा। तो ऐसे मेरी सलाह यही है कि ऐसे क्वेश्चन बड़े कम होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन यहाँ से मतलब सोलर सिस्टम वगैरह से क्वेश्चन क्या आएंगे। अब कोनो मिशन जा रहा है, मतलब करेंट्स वाला, जैसे शुक्रयान, इसरो का शुक्रयान जा रहा है, चंद्रयान, गगनयान, इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है। आदित्य L1, स्टैटिक क्वेश्चन का मतलब कि जिसका उत्तर लगभग वही हो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल जरूरत ना हो। सूर्य के बाद पहला ग्रह कौन सा है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये आपको रटना ही है। ये ऐसे कुछ स्टैटिक क्वेश्चन। आवाज नहीं आ रही है, ऐसे कैसे? आवाज ठीक है भाई। आवाज तो ठीक है, एक बार चेक कीजिए। चलो एक और टॉपिक देख लो, एक और टॉपिक देख लीजिए। इस टॉपिक को हम बोल देंगे इस टॉपिक को बोल देंगे। थोड़ा सा ये न्यूज़ में है इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, और न्यूज़ में कहाँ है कैसे है ये देखेंगे। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर आसान भाषा में मैं कहूँ, अच्छा वो कोर्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोर्स डिस्क्रिप्शन में अगर जो दिया है तो कहीं तो ऐसा नहीं इसी की बात की जा रही है जो मैं नोट्स देता हूं, ये आप कंफर्म कर लीजिए, है ना, ये ध्यान रहे ना बाबू। चलो तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आसान भाषा में कहें, जैसे एक क्लास में एक बच्चे से पूछा तो कह रहा है लेटा लेटा लैटिट्यूड और लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड। क्या बात, लेटा लेटा लैटिट्यूड है और लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड। आसान भाषा में कहें, जो हॉरिजेंटल लाइनें हैं ग्लोब पर उसे लैटिट्यूड, वर्टिकल लाइंस हैं
वो क्या है, वो क्या है बेटा, वो है लॉन्गिट्यूड। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, ये तो गड़बड़ बात है। ये तो आप याद करने के लिए कह सकते हैं। लेटीट्यूड होता क्या है, समझो। लेटीट्यूड, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन जिसे क्या कह दे रहे हैं, इक्वेटर। इस इक्वेटर पे वो चांदा रखते हैं, और इस इक्वेटर से पृथ्वी का कोई जगह हो, कोई जगह, पृथ्वी के किसी भी जगह पर का कोण देखा जाए, उसका कोण देखा जाए, वही उस स्थान का अक्षांश कहलाता है, लैटिट्यूड। कैसे कैसे, ध्यान दो। मान लेते हैं यहाँ चांदा रखा, यहाँ 0 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ 10 डिग्री होगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ 60 होगा या 45 होगा, यहाँ 60 होगा, यहाँ 90। तो इस स्थान से लिया गया ये एंगल, इस स्थान से लिया गया एंगल, इस स्थान से लिया गया एंगल, यही क्या होगा, यही लैटिट्यूड होगा। ये लैटिट्यूड होगा, ये लैटिट्यूड होगा, पॉइंट ये लैटिट्यूड होगा। इसी लैटिट्यूड को ड्रॉ कर दीजिए इक्वेटर के पैरेलल, इसी लैटिट्यूड को ड्रॉ कर दीजिए इक्वेटर के पैरेलल, इसी लैटिट्यूड को ड्रॉ कर दीजिए इक्वेटर पैरेलल। तो ये क्या होगा, ये लैटिट्यूड सर्किल या लैटिट्यूड लाइन। लेकिन आप ड्रॉ कितना कर पाएंगे, 0 को 0 ये ड्रॉ कर दिए, 1 को कर दिए, 89 को 89 से कर देंगे, लेकिन 90 बेटा तो 1 के पॉइंट मिलेगा, इधर से भी इधर से भी। तो इसे कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले लिखना है लैटिट्यूड क्या है। लिखो, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेसेस फ्रॉम द इक्वेटर। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेसेस फ्रॉम द इक्वेटर, इसका मतलब इक्वेटर से किसी भी प्लेस का एंगल। एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेसेस फ्रॉम द इक्वेटर कॉल्ड लैटिट्यूड, ये तो लैटिट्यूड हो गया। तो लैटिट्यूड कितना होता है पहले देख लेते हैं। लैटिट्यूड यहाँ 0 और 0 से 1, यहाँ 90 नॉर्थ में होगा, फिर से 0 है, यहाँ 1 90 साउथ में होगा, फिर से 0 वाला भी तो 1 है, 1। तो लैटिट्यूड कितना हुआ, 181 लैटिट्यूड होगा। अगला लैटिट्यूड लाइन या सर्किल। अब देखो सर्किल कितना बनेगा, लैटिट्यूड लाइन या सर्किल क्या कहते हैं। लिखो, ये क्या है, पहले हमने लिखा एंगुलर डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेसेस फ्रॉम द इक्वेटर, वो लैटिट्यूड हुआ, मतलब ये पॉइंट कितना मिला, 181 मिला। अब लैटिट्यूड लाइन या सर्किल कितना बनेगा, लिखो पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेटर फ्रॉम, पैरेलल लाइन ऑफ इक्वेटर फ्रॉम any latitude called latitude circle or line, ए भाई कोर्स ख़त्म होने के बाद रिवीजन नोट्स मिलेगा, बट 15 जनवरी के बाद एग्ज़ाम है। कोर्स ख़त्म होने में 15 ऑल सब्जेक्ट रिवीजन थ्रो। अब ये सब मैंने आकू, पता लगा यार पहली बार क्लास कर रहे हैं आप क्या। मेरा जो नोट्स है, मेरा जो पढ़ाई है, मैं साथ साथ दे दिया हूँ आपको। जब जितनी बातें मैंने पढ़ाया है उसका प्रिंटेड नोट्स भी दिया है, लेकिन आपको प्रिंटेड नोट्स अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर की कृपा से ठीक ठाक पढ़ाया हूँ आपको, है ना बाबू। तो वो प्रिंटेड चीज़ें आपको भले अच्छी ना लगें, लेकिन मैं तो पढ़ाया हूँ आपको अच्छे से।
इसीलिए जो मैं पढ़ाया हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, उसी में से सवाल आ जाएंगे। और मैं क्या मिलेगा कैसे, ये मैं मैनेजमेंट की बात कैसे जान सकता हूँ, है ना। मैंने अपना नोट्स जो जो चीज़ें ज्योग्राफी की चाहिए थी वो मैंने दे दिया है, कोई वादा नहीं है, वो प्रिंटेड भी दिया है, ठीक है। चलो, तो लैटिट्यूड सर्किल क्या होगा, अब इसके कितने नंबर होंगे, तो फिर से देखो भाई, 0 1 से 1 मिला दोगे, 89 से 89 को मिला देंगे, 90 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये सर्किल कितना बनेगा, सर्किल कितना बना, नॉर्थ में बनेगा 89, साउथ में बनेगा 89, एक ये सर्किल 0 वाला है ही, तो कितना हुआ 179 सर्किल बना, 179 सर्किल बना। क्लियर। अगला देखो, लैटिट्यूड, इसका यूज आज के समय में, आज मॉडर्न इरा में तो इसका कॉमन यूज है, फाइंड द लोकेशन, ये मॉडर्न इरा में तो कॉमन यूज है आज, लोकेशन नेविगेशन के लिए, ये तो आज मॉडर्न यूज है इसका। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का दूसरा यूज, क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई करने के लिए भी इसका यूज होता है, क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई करने के लिए इसका यूज होता है। तो कैसे क्लाइमेटिक जोन को क्लासिफाई किया जाता है, ध्यान देना बाबू, ये पृथ्वी, पृथ्वी, पृथ्वी ये ऐसे झुकी हुई है, इसीलिए कहता हूं कि बार बार ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अब कह रहे हो एक बार रिपीट कर दीजिए, ये कौन सी बात है, ऐसे नहीं करते ना, ध्यान से देखो। लैटिट्यूड का मतलब पॉइंट, ऐसे आसान भाषा में समझो, पॉइंट कितना मिला। लैटिट्यूड कहेंगे किसे, इक्वेटर से किसी भी प्लेस का एंगल, कितना पॉइंट, कितना एंगल बना सकते हो नॉर्थ में, 90, मतलब यहाँ 0 पे अगर जो चांदा रखोगे 90 बना सकते हो नॉर्थ में, तो पॉइंट 90 मिलेगा। 90 बना सकते हो साउथ में, 90 दूसरा एक, और ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री भी एक है, एक नंबर नहीं है लेकिन एक ये भी लैटिट्यूड है, तो एक 181। लेकिन अब इसे मिलाओगे पूरी पृथ्वी पर, पैरेलल ड्रॉ करेंगे इक्वेटर के, तो एक तो एक से मिल जाएगा, 89 89 से मिल जाएगा, 90 एक के पॉइंट है, यहां रेखा लाइन नहीं बनेगी, सर्किल नहीं बनेगा। तो इसीलिए नॉर्थ में 89, साउथ में 89, एक 0 डिग्री है ही सर्किल, तो लाइनें बनती हैं 179, यही है ना। संतोष हुआ बेटा, अब आगे बढ़ जाएं। ठीक, देखो तो इसे क्या, क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के लिए इसका यूज होता है। जैसे जैसे ये मान लेते हैं ऐसे 0 डिग्री है, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्किल, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल, ऐसे ही यहाँ 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कॉर्न, ऐसे ही ना, फिर ऐसे ही
66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्किल, ये 90 डिग्री साउथ, ये साउथ पोल, नाइन्टी डिग्री साउथ, साउथ पोल, ध्यान देना। इनके बीच में सन की पोजीशन इन्हीं दोनों के बीच में होती है। सन मार्च में यहाँ, जून में यहाँ, जून के बाद फिर सितंबर में इक्वेटर पे, सितंबर के बाद फिर दिसंबर में यहाँ, ऐसे ये चलता रहता है। तो मार्च और सितंबर में इक्वेटर पर फोकस होगा, जून में फिर नॉर्थ में फोकस होगा, फिर सितंबर में इक्वेटर पे, फिर दिसंबर में साउथ में। इसीलिए इस पूरे जोन को वार्म जोन कहते हैं। क्या बोल देंगे बेटा? वार्म जोन। अच्छा, अगला, यहां सन का फोकस होता नहीं, वार्म जोन इसलिए क्योंकि यहां टेम्परेचर ज्यादा होता है। यहां सन का फोकस होता नहीं, यहां टेम्परेचर कम होगा, यहां टेम्परेचर कम होगा। किसके बीच में? अंटार्कटिक और पोलर के बीच में, आर्कटिक पोलर के बीच में। तो इसे बोलते हैं कूल जोन। ये कौन सा जोन? कूल जोन। अब ये टेम्परेचर कम, यहाँ टेम्परेचर इस में ज़्यादा, कम और ज़्यादा के बीच में यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, तो इसे बोलते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। क्या बोला गया? टेम्परेट जोन। अब इसमें एक बात और देख लो। तो हमने पहला देखा लैटिट्यूड, दूसरा देखा लैटिट्यूड लाइन, तीसरा इसका यूज देखा, चौथा यहां एरिया बिटवीन टू लैटिट्यूड कॉल्ड जोन। दो लैटिट्यूड के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? जोन कह देते हैं। दो लैटिट्यूड के बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? जोन कह देते हैं। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, ध्यान दीजिए। अब अगर जो हम देखें तो ये पृथ्वी अपने एक्सिस पे ये ऐसे 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है, और अपने इस पे यहाँ 66.5 डिग्री है, और ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके कारण पृथ्वी का पोजीशन कुछ ऐसा है। इस तरीके से है, ऐसे नहीं है, इस तरीके से है। यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, और इस पोजीशन में वो सूर्य के चारों तरफ रोटेट करती है। इस पोजीशन में वो सूर्य के चारों तरफ रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब में। इसी के कारण पोलर रीजन में 6 महीने के दिन 6 महीने की रातें होती हैं। जैसे इसे भी देख लो, जैसे समझो, मान लेते हैं ये सन है, अब ये पृथ्वी, ऐसे टिल्ट है,
ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कुछ मत लिखो, आप इतना समझ रहे हो। बस ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, एक पोजीशन पृथ्वी की यहाँ, एक पोजीशन पृथ्वी की यहाँ, है ना, यहाँ एक पोजीशन पृथ्वी की यहाँ, ऐसे होगा। इसका मतलब ऐसी पोजीशन, 4 पोजीशन में है पृथ्वी, 4 पोजीशन में। ऐसे समय में, इस सिचुएशन में पृथ्वी अगर रहेगी तो सन का फोकस नॉर्थ में रहेगा, और ऐसी सिचुएशन होती है जून में। अरे भाई 21 जून, ऐसी सिचुएशन होती है जून में, और जून में जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी तो हमारे यहाँ ITCZ डेवलप हो जाता है, मॉनसून आती है, ये सब हम पढ़ रहे हैं। जून के बाद फिर से इक्वेटर पर ऐसी सिचुएशन होती है, फिर सितंबर में ऐसी सिचुएशन सितंबर में होती है। सितंबर के बाद फिर से ऐसी सिचुएशन होती है दिसंबर में। दिसंबर के बाद फिर मार्च में इक्वेटर पर फिर फोकस, ऐसी सिचुएशन होती है मार्च में, और फिर यही सिचुएशन आ जाती है। इस दौरान, इस पूरे डिस्टेंस, एक ऐसा समय आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। ऐसे ही एक ऐसा समय आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है। अब एक को पेरीहिलियन, एक को एपीहिलियन। पेरी एपी मतलब वो 3 जनवरी, 4 जुलाई, एपीहिलियन। इसी तरीके से तो लैटिट्यूड का प्रयोग इसी हिसाब से किया गया है, लैटिट्यूड का प्रयोग इसी हिसाब से किया गया है। अब इसका मैं अगर जो कोई बना बनाया फोटो अगर जो मिलेगा इंटरनेट पे तो मैं आपको दिखाता हूं। है ना, ये क्या है, नॉट इंटरेस्टेड। एक तो ये फोटो, एक तो ये फोटो। वेब पेज है। चलो इन दोनों को देख लेते हैं। यही बना बनाया फोटो यहाँ आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, पहले समझ गए, उसके बाद इन फोटो से देख लीजिए कहाँ गया। ये एक है, अभी तो आप लोग बता भी रहे थे। ये क्या है, ये 22 दिसंबर है, यहाँ 21 दिसंबर लिखा है। ठीक है, 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर। ठीक है। एक और अगर जो देखेंगे हीलियन वाला,
ये देखो, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन ऐसे समझो ये नहीं दिख रहा है। यहाँ देख लीजिए ना, मैं इसे बड़ा कर दे रहा हूँ। ये इसे देख, जागरण का है, जेपीजी, ये हो जाएगा। ये दिखेगा। तो 3 जनवरी के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे कम डिस्टेंस होती है और इसे 2% अधिक सनलाइट मिलती है। यहां देखो 3 जुलाई लिखा है, आपके एग्जाम में आएगा तो आप 4 जुलाई लगाओगे। 4 जुलाई के दिन सबसे अधिक डिस्टेंस मिलता है, इसे -2% कम मिलता है, -2% कम मिलता है। तो लैटिट्यूड का प्रयोग कहीं ना कहीं इनके लिए भी हो सकता है, ये भी हो सकते हैं। अगली बात देखो, लैटिट्यूड हुआ, इनसे भी हम इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड किसे कहेंगे? कनेक्टिंग लाइन ऑफ बोथ पोल्स, दैट्स कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन, इसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। इसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। दूसरी बात, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 360। नंबर कितने हैं? इनके कितने नंबर हैं? 360। इनकी संख्या ठीक ठीक 360 होती है। तो लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360। एक पॉइंट से कितने एंगल का कोण बनाया जा सकता है? तो 360 ही एंगल का कोण बनता है, तो 360 लॉन्गिट्यूड होते हैं। अब अगली बात, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड कॉल्ड गोरे, गाल भी कहते हैं। दो लॉन्गिट्यूड के बीच का एरिया क्या? इसे गोरे कहते हैं, इसे गोरे कहते हैं। इसका जो एरिया है, इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो एरिया बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड ये डिक्रीज होगा। इवन इक्वेटर पर ये एरिया मैक्सिमम रहेगा 111 पॉइंट लगभग समथिंग किलोमीटर, और पोलर रीजन पे ये मिनिमम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर से हम जैसे जैसे जा रहे हैं पोल पर, ये एरिया धीरे 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 कम हो रहा है। ठीक है। एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन लाइन, नहीं बेटा, प्राइम मेरिडियन लाइन से एंगुलर डिस्टेंस पर नहीं होता, दोनों पोल को कनेक्ट करने वाली लाइन ही होती है। ठीक है, तो इसे समझो। अब हमने क्या लिखा? लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं? 360 होते हैं। दूसरा एरिया, इसके बीच को क्या कहते हैं? गोरे। इसका एरिया इक्वेटर पर मैक्सिमम 111 किलोमीटर के लगभग, 111.4 ऐसे करके, और ये एक पोलर रीजन में मिनिमम होता है। यूज एक तो कॉमन है, फाइंड द लोकेशन और एविएशन या नेविगेशन। तो लोकेशन के लिए होता है इसका प्रयोग, और किसके लिए? फिर
ये नेविगेशन के लिए भी होता है, लोकेशन, नेविगेशन और लोकेशन को फाइंड करने के लिए। लॉन्गिट्यूड का दूसरा सबसे बड़ा यूज, लॉन्गिट्यूड का दूसरा सबसे बड़ा यूज क्या है भाई? इसका यूज होता है टाइम एंड डेट डिसाइड करने के लिए। टाइम एंड डेट डिसाइड करने के लिए, जैसे कहा जाता है कि 24 घंटे में 360 डिग्री, मतलब पृथ्वी पूरा रोटेट कर जाती है, रोटेट कर जाती है कितना? 24 घंटे में। तो 1 डिग्री रोटेट करेगी, 1 डिग्री रोटेशन कितने में होगा? 24 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लिए, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से करेंगे ना गुणा। 1 डिग्री रोटेशन मतलब 360, तो कितना आ जाएगा? 4 मिनट। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6, यहाँ 6 आ गया, इसे काट दिए 6, 4 आ गया, यही 4 मिनट। इसका मतलब पृथ्वी 1 डिग्री अगर जो मूव करती है तो कितना मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का। 1 डिग्री अगर जो मूव करती है तो कितने मिनट का अंतर होगा? 4 मिनट का। कितने मिनट का? अब इसे देखो, इसे समझो, ध्यान देना। कोई हम वर्ल्ड मैप लेते हैं, कोई वर्ल्ड मैप, ये वर्ल्ड मैप ले लेते हैं, कोई वर्ल्ड मैप लेते हैं, यही ले लेते हैं। इसका मतलब मान लेते हैं ये 0 डिग्री लाइन है, लॉन्गिट्यूड, तो यही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड क्यों हुई? अरे भाई पृथ्वी गोल है, आज भी यहाँ ग्लोब नहीं रखा है, कोई नहीं, ये पृथ्वी गोल है, ऐसे ही मान लेते हैं। यहाँ जहाँ उंगली रख दोगे वही ईस्ट है, वेस्ट है, वहाँ कौन सा नॉर्थ साउथ है? भाई इसे फाड़ के मैप बनाया गया है, इस पृथ्वी को फाड़ के ऐसे मैप बना दिया गया है, फाड़ के मैप बना दिया गया है। तो पूरी पृथ्वी पर चारों तरफ कहा जाता था ब्रिटेन का ही शासन है, तो उसे ज़्यादा जरूरत थी इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का माथापच्ची करने की, उसे ज़रूरत ज़्यादा थी। और जब उसे ज़रूरत ज़्यादा थी, ध्यान देना, उसे जब ज़रूरत ज़्यादा थी इस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के चक्कर में, तो उसने ही पूरा डिसाइड किया। तो कहा गया ब्रिटेन भाई कहा कि हम बीचों बीच में हैं, हमारे इधर हम मान लेंगे ये वेस्ट है, हमारे इधर हम मान लेंगे ईस्ट है। इसीलिए देखते होंगे ब्रिटेन के लोग, वेस्ट के लोग इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, ईस्ट में है लेकिन बीच में है, हम लोग इसी को वेस्ट एशिया कहते हैं। तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये ग्रीनविच से निकलती है, ग्रीनविच एक जगह है लंदन के पास, तो इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन, ग्रीनविच लाइन बोला गया। इसी से टाइम डिसाइड होता है, इसीलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन बोला गया। अब क्या है, इस 0 डिग्री से कोई 1 डिग्री मान लेते हैं, यहां 12 बज रहा है, 12 दोपहर का, 1 डिग्री कोई गया 12/4, 2, 12/8, 3 मान लेते हैं, कोई चला गया 30 डिग्री ईस्ट में, तो इसका मतलब यहां कितना बजेगा? यहां बजेगा 2, यहां बजेगा 2। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर कोई ईस्ट मूव कर रहा है तो 4 मिनट का टाइम इंक्रीज होगा पर लॉन्गिट्यूड। अगर कोई ईस्ट मूव कर रहा है तो 4 मिनट का टाइम इंक्रीज होगा पर लॉन्गिट्यूड। कितने मिनट का टाइम इंक्रीज हो रहा है? 4 मिनट का टाइम इंक्रीज हो रहा है हर लॉन्गिट्यूड। तो अगर जो यहां इस लाइन पे 12 बजेगा 0 पर, तो 30 पे आने पर 2 बज जाएगा, ऐसे ना, 30 पे आने, इधर देखो, मान लेते हैं यहां 12 बज रहा है, वेस्ट में आए, वेस्ट में
इधर एक तरफ एक आए 1156, एक आए 1152, ऐसे ही मान लेते हैं हम, चले जाएं 30, तो यहाँ कितना बजेगा 10। इसका मतलब फिर यहाँ क्या निकला, अगर कोई वेस्ट में जाएगा तो 4 मिनट टाइम डिक्रीज होगा पर लॉन्गिट्यूड जाने में, 4 मिनट टाइम डिक्रीज होगा पर लॉन्गिट्यूड जाने में। उधर 4 मिनट टाइम डिक्रीज, इधर 4 मिनट टाइम इंक्रीज। अब देखो ऐसे यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान देना, सुनना ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, सवाल सुनिएगा। एक आदमी, ध्यान देना, एक आदमी लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा करता है, न्यूयॉर्क की यात्रा करता है, लंदन से न्यूयॉर्क की यात्रा करता है। वह अपनी जहाज 40 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड पर लैंड कराता है, 40 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड पर लैंड कराता है। यात्रा में एक भी मिनट समय ना लगा हो, जैसे उड़ा वैसे पहुंच जाए, मान लेते हैं, मान लिया जाए यात्रा में एक भी मिनट समय ना लगा हो। लंदन से उड़ते समय अगर वहां 12 बजा है तो जहां वो लैंड किया तुरंत वहां कितना बजेगा? 12 बज रहा है, एक को मिनट समय ना लगा, जैसे उड़ा तैसे पहुंच गया, और कहां उतरा? 40 डिग्री वेस्ट। और अगर लंदन में 12 बज रहा है तो 40 डिग्री वेस्ट में उतरेगा तो कितना बजेगा? बहुत बढ़िया सद्दाम, बहुत बढ़िया बेटा। तो कह क्या रहा है, देखो 40 डिग्री वेस्ट, इसका मतलब 40 गुणे 4 कितना? 160 मिनट। 160 मिनट का मतलब 2 घंटे 20 मिनट। 160 नहीं, 2 घंटे 40 मिनट भाई, 2 घंटे 40 मिनट। तो अगर जो यहां 12 बज रहा है, 2 घंटे 40 मिनट हटा दीजिए, दो घंटे 40 मिनट माइनस कर दीजिए, तो 2 घंटे 40 मिनट आप माइनस करेंगे तो कितना बजेगा? वेस्ट में जाएगा, माइनस करेंगे, 2 घंटे 40 मिनट माइनस कीजिए। अरे भाई 2 घंटे माइनस किया 10 बजा, और माइनस किया 9 बज के 20 मिनट AM होगा। सद्दाम 9:40 नहीं होगा, 9:20 होगा, क्योंकि 2 घंटे 40 माइनस करोगे ना। अरे भाई 160 में 2 घंटे 40 मिनट आएगा ना, बोलिए। पश्चिम जा रहा है, पश्चिम में माइनस होगा। अच्छा आगे बढ़े। इसी के हिसाब से सारे देशों ने, जितने देश थे सभी देशों ने एक टाइमलाइन खींची। तो ये हमारी टाइमलाइन है, हमारी जो टाइमलाइन है वो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री 30 मिनट, इसी को कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट है। हमारी जो टाइमलाइन है वो कितनी है? 82.5 डिग्री। इसका मतलब हमारी टाइमलाइन, ध्यान देना, हमारी टाइमलाइन 82.5 डिग्री है, जो ग्रीनविच मीन टाइम से, मतलब इस लाइन से 530 प्लस होगा, 530 प्लस। इसलिए जब हम घड़ी में सेट करते थे तो GMT 530 प्लस, GMT 530 प्लस हम सेट करते थे, हमारे यहाँ प्लस है। और इधर जब जाएंगे तो इधर माइनस होगा, यहां प्लस होगा। समझ में आ रही बात? अब देखते हैं, मान लेते हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब ऐसे ऐसे हम चले गए, यहां 0 से हम पहुंच गए यहां,
180, 180 पे जब पहुंच जाएंगे, चलो देखो 180 पे पहुंच गए, एक सौ अस्सी पे पहुंच गया, तो 180, 180, 180 गुणे 4 मिनट, 720 मिनट, 720 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर दो, कितना घंटा आया? 12 घंटे। इसका मतलब अगर जो इस लाइन पे 12 बज रहे हैं, तो जैसे ही इस लाइन पे पहुंचोगे तो ये 12 रात बजेगा। ये टाइम डिसाइड करने की लाइन है, तो ये डेट डिसाइड करने की लाइन, ये डेटे बदल जाएगा, यहां ये डेट ही बदल जाएगा। तो इस लाइन को देखते हैं, इसका भी माफ है, ये डेट लाइन, ये डेट लाइन, यही तो है। तो यहां से अगर जो ये टाइम लाइन है 0 डिग्री, ये टाइम लाइन है, ये टाइम लाइन है, तो ये कौन सी लाइन? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। अब आपके दिमाग में होगा सर इंटरनेशनल डेट लाइन इतना जिग जैग क्यों खींची गई है? देखो इंटरनेशनल डेट लाइन, ये देखो पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, यहाँ भी तमाम ऐसे, क्योंकि बीच बीच में आइलैंड है। अब इसके इस लाइन के इधर, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है ना, ये वेस्ट है, क्योंकि इधर से देखोगे ना, ये वेस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो ध्यान देना, अब ध्यान देना, मान लेते हैं इस लाइन के इधर, आज कितनी तारीख है बताओ, डेट बताओ, 27 है ना, 27 है। तो आज कौन सी है? 27 तारीख है। तो मान लेते हैं यहाँ जापान, इंडिया, यहाँ 27 तारीख होगा, 27 नवंबर होगा, 27 नवंबर। इसके इधर कौन सा होगा? 26। इसके इधर कौन सा नवंबर होगा? 26 नवंबर। 26 नवंबर, तो इस लाइन के इधर 26 नवंबर होगा, इस लाइन के इधर 27 नवंबर होगा। अब 26 नवंबर मतलब यहाँ ये 26 नवंबर होगा। तो अगर जो हम देखें इस 26 नवंबर, यहाँ कैलिफोर्निया का टाइम देख ले, तो कैलिफोर्निया का टाइम देखो, देख लो भाई, टाइम एंड डेट ऑफ कैलिफोर्निया, अरे प्रेजेंट, यहाँ एएम हो रहा है, अभी अभी जाके बदला है एएम, 1:04 AM हो रहा है, मतलब 1 घंटा पहले बदला। नहीं तो 1 घंटा पहले क्या था? 26 नवंबर था। कैलिफोर्निया में 1 घंटा पहले क्या था? 26 नवंबर था। समझ में आ रही बात? फिर से देखो, मान लेते हैं हवाई, होनोलुलु, ये देखो 11:05 हो रहा है अभी, और 26 नवंबर वहां है। होनोलुलु, ये होनोलुलु कहाँ है? लुलु लुलु होनु, ये देखो ये होनोलुलु है यहाँ, ये हवाई आइलैंड है, देखो ये हवाई आइलैंड है। समझ में आ रहा है? तो ये हवाई आइलैंड, यहाँ देखो ये हवाई आइलैंड, यहीं होगा हवाई आइलैंड यहाँ। तो यहाँ आज 26 तारीख है।
आज अभी 26 तारीख है, 11 बज रहा है, 11:05 वहां हो रहा है, 11:05 हो रहा है। हवाई आइलैंड, HI लिखा है ना, हवाई आइलैंड। और यहां देखोगे GMT -10 है, ये GMT -10 है। क्या ये मैं आपको समझा पा रहा हूं? अब मुद्दा ये बनता है कि सर इंटरनेशनल टाइम लाइन, ये टाइम लाइन और इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी इंटरनेशनल डेट लाइन को 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों कहते हैं। अमेरिका वाले इस लाइन को वेस्ट कहते हैं, हम लोग इस लाइन को ईस्ट कहते हैं। दोनों एक के लाइन है, दोनों अलग अलग लाइनें नहीं है, दोनों अलग अलग लाइनें नहीं है। समझ में आ रही बात? अब अगला मुद्दा कि इंटरनेशनल टाइम लाइन, डेट लाइन ऐसे जिग जैग ड्रॉ की गई है। तो इसके जिग जैग ड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? बीच बीच में तमाम सारे आइलैंड हैं, उस आइलैंड कंट्री के फेवर के लिए, उस आइलैंड कंट्री को वहाँ टाइम डिसाइड ना हो कि भाई अब ऐसे सीधा ड्रॉ कर दोगे तो आइलैंड से अगर जो जाएगा तो आइलैंड से जाएगा, तो आइलैंड में एक भाग में दूसरा डेट, दूसरे भाग में दूसरा डेट थोड़ी ना डिसाइड कर सकते हैं, आसान नहीं है। तो इसीलिए इसे जिग जैग ड्रॉ किया गया है, इसीलिए इसे जिग जैग ड्रॉ किया गया है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ठीक, इसे जिग जैग। अब अगली बात, इंडिया पे आ जाते हैं। इंडिया की टाइमलाइन क्या है? इंडिया की टाइमलाइन क्या है? 82.5 डिग्री, और ये 82.5 डिग्री ये जो 82.5 डिग्री है, ये यहां से मूव कर रहा है, ये 82.5 डिग्री। तो कितने स्टेट से जा रहा है? यूपी से जा रहा है, मध्य प्रदेश से जा रहा है, छत्तीसगढ़ से जा रहा है, उड़ीसा से जा रहा है, आंध्र प्रदेश से जा रहा है। तो कितने स्टेट हो गए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और यहाँ से ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है। ये 5:30, इसी को बोल देते हैं 5:30+ GMT, 5:30+ GMT। तो अगर जो आपसे पूछा जाए इंडियन टाइम स्टैंडर्ड, ये कितने स्टेट से होके जा रहा है? कितने स्टेट हैं? 5 स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं। नॉर्थ से साउथ के क्रम में सबसे नॉर्थ में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर ऐसे ही छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, और कौन सा? आंध्र प्रदेश है। ये 5 स्टेट से होकर जा रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, आगे बढ़े। सॉरी। अब अगला मुद्दा, भारत की बात देखते हैं। भारत में भारत का एक तरफ का पार्ट, भारत का एक तरफ,
68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और दूसरे तरफ का पार्ट 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। अगर जो आप 68 से 97 से 68 माइनस करेंगे तो भारत का जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सटेंशन है वो लगभग 29 डिग्री लैटिट्यूड का मिलेगा। इसका मतलब 1 डिग्री घूमने में अगर जो 4 मिनट का अंतर है, तो अगर जो इस 29 को राउंड फिगर 30 मान लेते हैं तो 30 गुणे 4 मतलब 120 मिनट का लगभग अंतर आएगा। 120 मिनट का लगभग अंतर आएगा। और अगर जो इसे देखेंगे तो ये 2900 किलोमीटर का एरिया है। 2900 किलोमीटर का एरिया, लगभग 2933 है, 2900 किलोमीटर का एरिया। इसीलिए दिक्कत क्या होती है, इसीलिए यहां दिक्कत क्या होती है, जैसे यहां अरुणाचल प्रदेश, यहां गुजरात, दोनों के लिए एक ही टाइम डिसाइड करने की लाइन है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, इन दोनों के बीच में 2900 किलोमीटर का एरिया है। 2900 किलोमीटर का एरिया है, 2900 किलोमीटर का एरिया है, उससे अधिक एरिया 2933 किलोमीटर का एरिया है। तो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग टाइम की बात करें, मॉर्निंग टाइम पे इस लाइन पे मॉर्निंग में 7 बजा, तो पूरी घड़ी पूरी भारत में क्या बात कर रहे हैं सद्दाम सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मीटिंग पॉइंट कौन सा प्लेस है? देखो यहां, आप बताओ ना, अपनी कॉपी देख के बताओ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ये ट्रॉपिकल लाइन। अब एक बात बताओ, ये कौन सा प्लेस है? ये मिलेगा तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में देखो लेकिन यहाँ से ऐसे विंध्यन पर्वत है, यहाँ से ऐसे ये विंध्यन पर्वत है, ये विंध्यन पर्वत, यहाँ से ऐसे सतपुड़ा, और सतपुड़ा विंध्यन के बीच में यहाँ तो छोटा सा प्लेटू है। ये तो बड़ा प्लेटू है, ये बड़ा प्लेटू हमने देखा था, ये बड़ा प्लेटू है। ये बाघेल खंड, छत्तीसगढ़ का बाघेल खंड रीजन पड़ेगा। बाघेल खंड है ना यहाँ, ये बाघेल खंड याद करो, विंध्यन के साउथ में, सतपुड़ा के ईस्ट में। हम लोग लिखे भी थे, इसमें कौन सी बड़ी भारी बात थी, एक बार सोच के लगा लेना था। ठीक है, मॉर्निंग में 7 बज रहा है, तो यहाँ दिन जल्दी निकल रहा है, यहाँ दिन जल्दी निकल रहा है। अर्ली पहले तो 7 बज रहा है, लेकिन यहाँ 9 बजे का धूप होगा। अब यहाँ 7 बज रहा है, तो यहाँ अभी 5-6 बजे का, मतलब यहाँ अभी रात होगी। वहाँ धूप हो गया होगा। अब मान लेते हैं फिर शाम की बात करें, इवनिंग में मान लेते हैं 5 बजा, 5 बजे यहाँ एकदम रात होगी, रात हो जाएगी 8 बजे वाली, 7 बजे वाली, यहाँ 5 बजे, यहाँ अभी धूप होगा 3 बजे वाला, यहाँ भी धूप होगा। तो इसे दिक्कत क्या होता है, ध्यान दो। सबसे पहला और जो सबसे जबरदस्त दिक्कत है, सबसे पहली और जो सबसे जबरदस्त दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों के लिए। इस पर बीबीसी ने एक लेख लिखा था, वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है पढ़ाई को लेके। फिर से पढ़ाई को लेके, दूसरी दिक्कत क्या होती है,
दूसरी दिक्कत क्या होती है नॉर्थ ईस्ट में, फिर से बच्चों का हेल्थ। तीसरी दिक्कत क्या होती है नॉर्थ ईस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। चौथी दिक्कत क्या हो रही है, वुमेन सिक्योरिटी। ये सारी तमाम दिक्कतें हो रही हैं। वुमेन सिक्योरिटी है ना, वुमेन सिक्योरिटी, ये सब दिक्कतें हो रही हैं। तो अब दिक्कत, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो फिर क्या किया गया, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने बोला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी पुणे, इसने क्या कहा, इसने बोला हम एक लाइन प्रपोज कर रहे हैं। ये लाइन 89 डिग्री 52 मिनट ईस्ट होगी। ये प्रपोज है, ये मत कहना कि डी के सर पढ़ा दिए कि ये लाइन नई टाइम लाइन है। इसने प्रपोज क्या किया कि ये दूसरी टाइम जोन मान लो, ये आप मान लो दूसरा टाइम जोन है। ठीक है, ऑफिस टाइम की दिक्कत होती है, हाँ सही कह रहे हो संतोष। तो ये दूसरा टाइम जोन है, इसे दूसरा टाइम जोन मान लीजिए आप। और जब ये दूसरा टाइम जोन है तो इससे 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इससे इसका टाइम डिसाइड होगा, प्लस अंडमान एंड निकोबार का टाइम डिसाइड होगा। बस बाकी इसी लाइन से काम करेंगे, 82.5 डिग्री। इससे कहा जा रहा है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कह रही है, इससे हम 2 मिलियन यूनिट 2 मिलियन यूनिट हर साल बिजली बचाएंगे। 2 मिलियन यूनिट। अब बताओ इतनी ज्यादा बिजली बचेगी क्यों? क्योंकि यहां पहले ही दिन ढल जाता है, पहले ही दिन ढल जाता है। और बांग्लादेश, जैसे तो कोई बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमसे ईस्ट में है, इसका टाइम हमसे आधे घंटे ज्यादा है। लेकिन बांग्लादेश से ईस्ट में अरुणाचल है, इसका टाइम आधे घंटे बताओ पीछे है ईस्ट में होने के बावजूद। जैसे अभी 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 बांग्लादेश का टाइम देखें, बांग्लादेश का टाइम अभी 3:18, आधा घंटा कम करो, कितना हो रहा है हमारे यहाँ, 2:48। बांग्लादेश हमसे ईस्ट में है, लेकिन यार अरुणाचल से तो वेस्ट में है। अरुणाचल का टाइम बांग्लादेश टाइम राइट नाउ। अच्छा फिर से दो 49 हो रहा है, क्योंकि ये इंडिया में है। अब दिन पहले ही ढल जाएगा, इसीलिए जैसे हम लोग एक बार अरुणाचल गए तो दिन पहले ढल जा रहा है। यहाँ जब वीडियो कॉल पे फ़ोन किए, लखनऊ वगैरह जब फ़ोन किए परिवार के पास, तो फिर देखे यार वहाँ तो दिन है, वहाँ तो रात हो चुकी है। वहाँ जो लेबर ओबर काम करते हैं, वहाँ 7 बजे से काम शुरू हो जाता है, 7 बजे से 6:30 बजे से वो काम शुरू हो जाता है पहले से ही, क्योंकि एकदम दिन हो जाता है, धूप हो जाती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने क्या दिया है कि भाई एक अलग टाइम स्टैंडर्ड मानिए, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो अलग अलग टाइम स्टैंडर्ड से अपना काम करते हैं। लेकिन अभी ये प्रपोज्ड है बेटा, है ना, अभी ये प्रपोज्ड है। क्लियर? तो बस जल्दी से इसे मन करे नोट कर लीजिए, और 1 मिनट बस।
शुरू करें। थैंक यू। मैक्सिमम टाइमलाइन रसिया, हाँ नहीं, मैक्सिमम टाइमलाइन रसिया, ठीक है। और वैसे कहोगे तो मैक्सिमम टाइमलाइन तो फ्रांस के पास है, 13 टाइम जोन यूज करता है फ्रांस। और कहोगे कि सर फ्रांस इतना छोटा है, छोटा नहीं, उसकी टेरिटरी बहुत जगह पर है, तो 13 टाइम जोन यूज करता है। उसके बाद रसिया है ना, रसिया तो 11 ही यूज करता है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए सब 9 टाइम जोन यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, अब एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लो, ऑस्ट्रेलिया। मैथ, ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, उसके बाद हम ये टॉपिक खत्म करेंगे, है ना। चलिए, ऑस्ट्रेलिया, एक तो ऑस्ट्रेलिया ये, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ये, कहाँ गया, कहाँ गया, ये। तो सबसे पहले पॉलिटिकल ऑस्ट्रेलिया को जान लेते हैं, फिर आगे। तो मान लेते हैं यहाँ पापुआ न्यू गिनी एक आइलैंड है। अब पापुआ न्यू गिनी से अगर जो कोई ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ केप यार्क पेनिनसुला मिलेगा। ये केप यार्क पेनिनसुला के इधर आएंगे तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में कुल मिला जुला के 6-7 राज्य मिलेंगे। यहाँ क्वींसलैंड मिलेगा जिसकी कैपिटल ब्रिस्बेन है। उसके में न्यू साउथ वेल्स मिलेगा जिसकी कैपिटल सिडनी है। इसी न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है। ठीक है। इसके बाद विक्टोरिया प्रोविंस मिलेगा जिसकी कैपिटल मेलबर्न है। उसके बाद साउथ ऑस्ट्रेलिया मिलेगा जिसके कैपिटल एडिलेड है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल पर्थ है। ठीक है। नॉर्दर्न टेरिटरी जिसकी कैपिटल अरहनम लैंड है या डार्विन अच्छा। ऑस्ट्रेलिया का एक यहां मिलेगा तस्मानिया। कैपिटल होबार्ट। ये कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया में बस चारों तरफ ही लोग रहते हैं कोस्टल एरिया में, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा डेंसिटी है ही नहीं डेंसिटी। एक बार इसे देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ध्यान देना, पहला ये टोरर स्ट्रेट। ये टोरर स्ट्रेट जो है, ये टोरर स्ट्रेट है ना, टोरस स्ट्रेट। ये जो टोरस स्ट्रेट है
ये जो टोरस स्ट्रेट है ये गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया को कोरल सी से कनेक्ट कर दे रहा है। टोरस स्ट्रेट, गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया कनेक्ट गुल्फ ऑफ कारपेंट्रिया एंड कोरल सी। इट इज सेपरेट पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पापुआ न्यू गिनी है। इट इज सेपरेट पापुआ न्यू गिनी एंड केपयार्क पेनिनसुला, केपयार्क पेनिनसुला ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ मैंने बताया अभी, केपयार्क पेनिनसुला ऑफ नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ये क्वींसलैंड, सॉरी क्वींसलैंड। ठीक है, अब इसके बाद यही ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है। ये ग्रेट बैरियर रीफ वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैरियर रीफ है, कल भी आपको बताया था, इसी कोरल सी में है। लार्जेस्ट बैरियर रीफ ऑफ वर्ल्ड, ये कहाँ है? कोरल सी में, नाम है इसका कोरल सी है। कोरल रीफ आपको बताया था, कोरल रीफ आपको बताया था। अब थोड़ा सा साउथ में जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में जब हम थोड़ा सा साउथ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो यहीं मिलेगा एक फोल्डिंग माउंटेन। कौन सा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया तक है। क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और ये विक्टोरिया तक है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का, इसका ब्रिस्बेन वाला एरिया, यहाँ आयरन ओर का प्रोडक्शन, ऑस्ट्रेलिया में आयरन ओर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। साउथ में आओगे, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का ये कैनबेरा के पास साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स में ही माउंट कोजियस्को, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। समझ में आ रही बात? तो माउंट कोजियस्को ऑस्ट्रेलिया की सबसे हाईएस्ट पीक है। अब आ जाओ फिर से साउथ में ये विक्टोरिया के कैपिटल मेलबर्न, ये विक्टोरिया बास स्ट्रेट से तस्मानिया से अलग होता है और पैसिफिक मतलब तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से कनेक्ट कर देता है। फिर से एक बार कह रहा हूं, बास स्ट्रेट सेपरेट तस्मानिया आइलैंड एंड विक्टोरिया एंड कनेक्ट ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड तस्मान सी ऑफ पैसिफिक। तो बास स्ट्रेट पूरे ऑस्ट्रेलिया के इर्द गिर्द, ये तस्मानिया सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास तस्मानिया सबसे बड़ा आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास तस्मानिया सबसे बड़ा आइलैंड है। अगला यहां आगे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यहां मिला लेक आयर और साउथ ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है। कहां मिलेगी? साउथ ऑस्ट्रेलिया में। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है। इसी लेक आयर साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। अब फिर से देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलने वाली दो रिवर, एक रिवर है डार्लिंग, एक रिवर है मुर्रे रिवर, ध्यान देना, ये एडिलेड के पास अपना माउथ क्रिएट कर रही है। ये डार्लिंग और मुर्रे रिवर विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स की बाउंड्री बनाती है। इसी डार्लिंग और मुर्रे रिवर के एरिया में डाउन्स ग्रासलैंड मिलेगा। डाउन्स ग्रासलैंड, जैसे ग्रासलैंड होते हैं ना, जैसे नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड मिलता है, प्रेरी साउथ अमेरिका में ग्रासलैंड मिलता है, पम्पास, ऐसे ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड मिलता है उसे क्या कहते हैं? डाउन्स। और ये डाउन्स कहाँ मिलेगा? डार्लिंग और मुर्रे रिवर के एरिया में। आगे बढ़ो, साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाद यहां आ जाओ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और यहां किम्बरले प्लेटो है। कौन सा प्लेटो? किम्बरले प्लेटो। अगली बात देखो, यहीं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दो जगह मिलेगी, कालगुरली और कुलगारली। ये दोनों जगह, कालगुरली है ना और कुलगारली, ये दोनों जगह बेटा ये गोल्ड, सोने के लिए जाना जाता है।
गोल्ड माइनिंग के लिए जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया। किम्बरले प्लेटू और ये अरहनम लैंड, ये पूरा रीजन, ये पूरा रीजन पूरे विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट प्रोडक्शन, बॉक्साइट का प्रोडक्शन करता है। इवन डार्विन से, डार्विन पोर्ट पर यूएस मिलिट्री रहती है, यहां पोर्ट स्पोर्ट से सबसे ज्यादा बॉक्साइट का एक्सपोर्ट किया जाता है। बॉक्साइट, समझ में आ रही बात? अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान देना बेटा, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है, ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। समझ में आई बात? गोंडवाना लैंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हमने देखा था, इसीलिए आप देखते होंगे, या मान लिया कभी ज्योग्राफी डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ एक मानव मिलता था, उसे बोला ही जाता था ऑस्ट्रेलोपेथेकस। ऑस्ट्रेलोपेथेकस, तो ऑस्ट्रेलोपेथेकस क्यों बोला जाता था? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी आते जाते थे, इन मानव को ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जाता था। ठीक है, ठीक, कोई कोई ठीक है। अब ये पूरा हो गया। अब इसी में अगर जो हम पॉलिटिकल फिजिकल लगभग, इसमें देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तो कोई है ही नहीं कुछ। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो पर्थ है, देखना पर्थ के पीछे ऐसे यहां डार्लिंग रिवर है और यहां डार्लिंग रेंज है, डार्लिंग माउंटेन। और डार्लिंग माउंटेन यहां होने के नाते यहां से एक हवा चलती है फ्रीमेंटल डॉक्टर, ये हवा इसी डार्लिंग रेंज से टकराती है और खूब बारिश करती है, लोकल विंड है। ऑस्ट्रेलिया में एक और हवा चलती है जो साउथ से नॉर्थ में ऐसे जाती है, इसे कहते हैं सदर्न बस्टर। बस्टर, ये जो सदर्न बस्टर है कूल विंड है, ये ठंडा कर देती है ऑस्ट्रेलिया को। ये किधर से चलती है? आर्कटिक से चलती है, ये ठंडा कर देती है ऑस्ट्रेलिया को। और इसमें क्या जानोगे, और तो कुछ जानने लायक नहीं है। और एक बात, न्यूजीलैंड भी थोड़ा सा जान लो, क्या पता आ ही जाए। कहाँ गया भाई न्यूजीलैंड, इसे भी जानना होगा ना। तमाम खिलाड़ी हमारे आईपीएल में खेल लेते हैं न्यूजीलैंड के, तो उन सबों के बारे में जानो। ये छोटे छोटे से हैं, बड़े धमाल करते हैं। देखो ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में कुल मिला जुला के 3 आइलैंड, न्यूजीलैंड में कुल 3 आइलैंड है, 3 से ज़्यादा है ही नहीं। तो न्यूजीलैंड के जो सबसे नॉर्थ वाला आइलैंड है उसे बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, ये नॉर्थ आइलैंड है, ठीक है ना, ये नॉर्थ आइलैंड है। अच्छा, ये नॉर्थ आइलैंड, इस नॉर्थ आइलैंड के साउथ में ये साउथ आइलैंड।
तो नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में एक कुक स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट है, कुक स्ट्रेट है। अच्छा, इसके बाद ये साउथ आइलैंड, साउथ आइलैंड और यहां देखो स्टुअर्ट आइलैंड, स्टुअर्ट आइलैंड। तो साउथ आइलैंड और स्टुअर्ट आइलैंड के बीच में ये फॉवेक स्टेट है। तो कुक स्टेट, फॉवेक स्टेट। अगली बात ध्यान देना, न्यूजीलैंड की जो सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है इसे कहते हैं साउथ आल्प्स। कौन सा? साउथ आल्प्स। और इसकी जो कैपिटल है वेलिंगटन, ये कहाँ है? नॉर्थ आइलैंड पे आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये नॉर्थ आइलैंड पे मिलेगा। अच्छा, अब ध्यान दो, साउथ आल्प्स के सदर्न प्लेन को ही बोलते हैं क्राइस्ट चर्च प्लेन। दक्षिणी आल्प्स पर्वत है और इसके साउथ में जो प्लेन है इसे ही क्या बोलते हैं? क्राइस्ट चर्च। तो ये कौन सा मैदान है? क्राइस्ट चर्च। इसी क्राइस्ट चर्च, देखो ये क्राइस्ट चर्च है, ये क्राइस्ट चर्च, इसी क्राइस्ट चर्च वाले मैदान को, ये पूरा मैदान, इसी को बोलते हैं कैंटरबरी प्लेन। कैंटरबरी प्लेन, कैंटरबरी प्लेन। तो इसी क्राइस्ट चर्च वाले ये पूरा आल्प्स माउंटेन, इस आल्प्स माउंटेन के साउथ में ये जो मैदान मिला जहां क्राइस्ट चर्च है, इसी को बोलते हैं कैंटरबरी प्लेन। ये कैंटरबरी प्लेन है। क्लियर? अब फिर से देखो, इस कैंटरबरी प्लेन में, इस मैदान में एक हवा उतरती है बेटा, ऐसे एक हवा ऐसे उतरी, ये हवा इस पर पहाड़ से नीचे उतरती है, इसे बोलते हैं नॉर्वेस्टर। ये हवा यहां टेम्परेचर बढ़ा देती है, मतलब तापमान बढ़ा दी मैदानों का। जब मैदानों का तापमान बढ़ जाता है, ध्यान देना, जब मैदानों का तापमान बढ़ जाता है तो इस मैदान में जो बर्फ वरफ रहते हैं वो पिघल जाते हैं। इस मैदान के बर्फ पिघल गए, यहां मैदानों में ऐसे नीचे उतरी और इस मैदान के बर्फ ऐसे पिघल गए, टेम्परेचर बढ़ गया इस मैदान का। और जब मैदान में बर्फ पिघल गए तो यहां खेतीबाड़ी शुरू हो जाती है ना? खेतीबाड़ी शुरू हो जाती है, गेहूं की फसल के लिए महत्वपूर्ण है। और न्यूजीलैंड सबसे ज्यादा फेमस है डेयरी के लिए, अलग अलग किस्म की गायें वहां मिलती हैं। ठीक है, अब कम टेम्परेचर वाला रीजन है, कम टेम्परेचर वाला, इसीलिए अलग अलग किस्म की गाय मिलती है। तो ये साउथ आल्प्स माउंटेन इसीलिए फेमस है। इसमें ध्यान देना, साउथ आल्प्स माउंटेन की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं माउंट कुक। जैसे यहाँ कुक स्टेट है, माउंट कुक, यहाँ कैप्टन कुक ही गए थे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, आज भी ये ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के शैडो में है। मतलब आज भी ये यूनाइटेड किंगडम की कॉलोनी है। आप ये कह सकते हो आज भी यूनाइटेड किंगडम के गुलाम हैं, लेकिन यूनाइटेड किंगडम इन्हें कोई इंटरफेयर इनके इंटरनल मैटर में नहीं करता। बस वो सिंबॉलिक उनका हेड यूनाइटेड किंगडम है। भाई दादा भाई नौरोजी यही तो कहते थे कि यहाँ अन ब्रिटिश रूल है, यहाँ ब्रिटिश रूल चाहिए। वो लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जाएं, वो चाहते थे अंग्रेज वैसा शासन यहाँ करें जैसा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में करते हैं। आज भी वो अंग्रेज करते हैं शासन, लेकिन देख रहे हो कोई इंटरफेयर नहीं। बस वो अपने हर बिल को राजा के पास, ब्रिटेन के राजा के पास भेजते हैं साइन करने के लिए। समझ में आई बात? तो अपने हर बिल को भेज देते हैं। तो आज भी यहाँ यूनाइटेड किंगडम का ही रूल रेगुलेशन है। आप कभी देखते होंगे यूट्यूब वगैरह पर वीडियो देखते होंगे कि भाई जब इंग्लैंड, ये न्यूजीलैंड के कोई पार्लियामेंट के मेंबर हों, ऑस्ट्रेलिया के कोई पार्लियामेंट के मेंबर हों, तो ये लोग जब ओथ लेते हैं, तो आप देखते होंगे कि वो ब्रिटेन के महाराजा की ओथ लेते हैं, उनके रानी की ओथ लेते हैं। और हम लोग भारत के संविधान के प्रति और चीज़ें ओथ लेते हैं। तो आज भी यहाँ कहने का मतलब ब्रिटिश रूल है। आज भी अपने बड़े बड़े बिल्स को ये भेजते हैं ब्रिटेन में पास करने के लिए। ब्रिटेन की महारानी मरी थी तो ये भी बड़ा एकदम डूबे थे शोक में। ठीक है, इतनी बातें हो गई। तो ये न्यूजीलैंड का हाल रहा। ठीक, बस और इसमें क्या करना है, लगभग चीज़ें हो ही गई। तो एक बार हम फिर कल मिलेंगे। कल आपको कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे और वर्ल्ड मैपिंग